नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह। स्वागत करता हूं कृतार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज हम अपनी क्लास नंबर 4 का शुभारंभ करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है बायोस BIOS इज ए। बायोस क्या है। पहले तो मैं इसका कुछ बता देता हूं। बायोस एक कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है, कंप्यूटर से संबंधित एक टर्म है जिसके विषय में इसने पूछा है बायोस क्या है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड, ऑप्शन सी वोलेटाइल फर्मवेयर, ऑप्शन डी ए एंड बी आर करेक्ट। देखिए इस प्रश्न को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। बायोस एक प्रकार का क्या है। गैर परिवर्तनशील फर्मवेयर है। ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पर छोटी सी चिप में स्टोर्ड एक सॉफ्टवेयर है या एक परिवर्तनशील फर्मवेयर है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों। यह एक प्रकार का गैर परिवर्तनशील फर्मवेयर है। दूसरा, यह मदरबोर्ड पर एक छोटी सी चिप के अंदर स्टोर किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। बायोस का कई बार हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि बायोस क्या है, बायोस की फुल फॉर्म क्या है। बायोस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो उसका मतलब है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 92 देखिए क्या पूछता है हमसे। ये क्वेश्चन नंबर 92 हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्राइमरी मेमोरी इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब प्राथमिक मेमोरी जो है गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी जो है परिवर्तनशील मेमोरी है। ऑप्शन सी रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम जो है वह गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। ऑप्शन डी रैम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम जो है एक गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोम जो है एक प्रकार का गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। इसमें थोड़ा सा मैं आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं, ये एक्चुअली में होता क्या है। देखिए हमारी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि वोलेटाइल होती है, परिवर्तनशील होती है, और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि गैर परिवर्तनशील होती है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेमोरीज आपका एग्जांपल है रैम। आपने कंप्यूटर की टर्म में या आपके पास अभी के पास एंड्रॉयड फोन्स होंगे उनमें रैम होती है। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि जब तक उसमें पावर इनपुट पावर एग्जिस्ट करती है, जब तक इनपुट पावर उसमें मिली हुई है तब तक तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे ही पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उड़ जाती है, गायब हो जाती है। ऐसी मेमोरी को हम ऐसी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी हमारी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, परिवर्तनशील मेमोरी। इसका बेस्ट एग्जांपल है रैम। रैम एक प्रकार की आपका वोलेटाइल मेमोरी है, यह परिवर्तनशील मेमोरी है। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो मेमोरी होती है जो कि आपकी पावर सप्लाई स्विच ऑफ होने के बावजूद उनके अंदर एज इट इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, जानकारी उसके अंदर ऐसी की ऐसी सुरक्षित रहती है। इसके ऊपर सप्लाई का आने जाने का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी मेमोरी हमारी कहलाती है गैर परिवर्तनशील मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसका एक एग्जांपल है हमारा रोम। रोम एक प्रकार का गैर परिवर्तनशील मेमोरी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 93, प्रश्न संख्या 93। देखिए हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म ऑफ रूम टेम्परेचर। बताइए कि रूम के टेम्परेचर पर, जिसे कि थोड़ा सा ऐड कर दूं, आपका रूम टेम्परेचर जो भी होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। जनरली यही होता है रूम टेम्परेचर। हमें जब भी बात की जाएगी रूम टेम्परेचर की, वो इससे बात की जाती है। तो बताइए कि इस तापमान पर कौन सा धातु है जो कि तरल
रूप में पाया जाता है? कौन सा धातु 20 डिग्री सेल्सियस पे रूम के तापमान पर तरल के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी टिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मरकरी। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने कभी डॉक्टर के पास गए हैं तो एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर को जो टंग के नीचे लगाते हैं, जीभ के नीचे लगाते हैं, तो वो टेम्परेचर बताता है। वो उसके अंदर हमारा लिक्विड मरकरी डाला हुआ होता है। मरकरी क्या हीट गेन करते ही वो पारा जो है, पारा बोलते हैं हिंदी में इसे, पारा ऊपर की तरफ भागता है। इसीलिए ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 94, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्या पूछा है इसने हमसे। यह पूछता है एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। एक्वारेजिया जो है एक मिश्रण है, किस किस का मिश्रण है? आपके ऑप्शन ए है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HCl और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ऑप्शन बी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन सी कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का। ऑप्शन डी कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी कहता है यह एक हाइड्रोक्लोरिक HCl, कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3 और HCl का मिश्रण है, वो भी डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड, जिसके अंदर पानी की मात्रा नाम मात्रा है ही नहीं, कंसेंट्रेटेड है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा आपका ऐड कर देता हूं, इसके विषय में थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि बार बार आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। एसएससी पूछता है एक टर्म से रिलेटेड ही, एक क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिंक करके आगे पीछे पूछ लेता है। देखिए जो इसके अंदर एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया का शब्द का मतलब समझिए क्या है। ये एक प्रकार का लैटिन वर्ड है। लैटिन में एक्वा का मतलब होता है रॉयल, रॉयल का मतलब होता है हमारा हिंदी में शाही, और रेजिया का मतलब होता है केमिकल, शाही केमिकल। तो इसका नाम शाही केमिकल क्यों पड़ा है? ये एक ऐसा मिश्रण है जिसका नाम शाही केमिकल पड़ा है। शाही केमिकल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब भी कोई भी एक शाही, आपने पढ़े होंगे नोबल मेटल्स, शाही मेटल्स को बोलते हैं हम। आपने अगर पढ़ा हो तो नोबल मेटल्स को अगर आपने स्टडी किया हो तो नोबल मेटल हमारे वो मेटल्स होते हैं जो कि कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते, यानी कि शाही धातु बोलते हैं जिसे हम। जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गए, इन सभी चीजों के आप आभूषण भी बनवाते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन सब की ज्यादातर दीपावली पे इनकी खरीदारी भी होती है। इन्हें हम नोबल मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनकी क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है, ये आसपास की सराउंडिंग से या किसी भी केमिकल से कभी भी ये रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट ना करने की वजह से इन्हें हम शाही धातु कहते हैं। तो इसका उससे क्या संबंध है? ये है शाही जल, मतलब रेजिया का मतलब, सॉरी केमिकल नहीं, जल होता है। रेजिया मतलब जल, शाही जल। शाही जल का नोबल मेटल से क्या मतलब है, क्या संबंध है संबंध। ये एक ऐसा जल होता है जिसके अंदर नोबल मेटल भी घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। नोबल मेटल कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इन दीज टाइप ऑफ केमिकल्स। इस प्रकार के केमिकल के अंदर, इस प्रकार के केमिकल के अंदर हमारे नोबल मेटल्स भी घुल जाते हैं। सोचकर देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम एक्वारेजिया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 95, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्या पूछा है इसने हमसे। अ कनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट, अ कनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट, एक कनकेव मिरर में यदि एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एन कनकेव मिरर, यदि कनकेव मिरर अवतल लेंस के वक्रता केंद्र पर अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी जो प्रतिबिंब होता है उसका वो कैसा बनेगा, कैसा होगा? सीधा होगा, ऑप्शन ए सीधा होगा, सॉरी ऑप्शन ए आभासी होगा, ऑप्शन बी सीधा होगा, ऑप्शन डी छोटा होगा, या ऑप्शन डी एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वक्रता के केंद्र पर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 96 वो पूछता है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। देखिए ये मोल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन
कल पिछले क्लासेस में भी मैंने कराए थे, अब भी करा रहा हूँ। इसका मतलब एसएससी आपसे मोल्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछता ही पूछता है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें वही है, वही जो पीछे लगे हुए कॉन्सेप्ट है, बट वही है, थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया है। आपने एलिमेंट का नंबर चेंज कर दिया है, एलिमेंट चेंज कर दिया है, बाकी कॉन्सेप्ट इसमें वही लगेगा। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 120 ग्राम, ऑप्शन बी है 108 ग्राम, ऑप्शन सी है 136 ग्राम, ऑप्शन डी है 140 ग्राम। देखिए इसे कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक मोल जो होता है, एक मोल होता है बराबर एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये होती है एवोगैड्रो नंबर, होता है एक प्रकार की ऐसी संख्या जिस भी मटेरियल के विषय में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, एटम हो, न्यूक्लियस हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिस भी पार्टिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उनका ग्रुप, उनकी संख्या है ये, ठीक है। तो एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स हो या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ये वो संख्या है। चलिए अब इसने प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। यह प्रश्न में हमसे पूछता है, बताइए कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम होंगे या कितने वजन के बराबर एटम्स होंगे। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इसका छोटा सा एक मैं बताता हूं। जब भी कभी आपसे ऐसा पूछा जाता है 1 मोल बराबर, तो जो भी एलिमेंट मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम पूछा है, एल्यूमिनियम का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास क्या है। इसका एटॉमिक मास होता है 27 UAMU। आपसे कभी भी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि मोल की यूनिट AMU में होती है, एटॉमिक मास की यूनिट AMU में होती है, UAMU इसकी फुल फॉर्म बताइए। इसकी फुल फॉर्म होती है, U से होता है यूनिफाइड, A से होता है एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट की फुल फॉर्म यूनिट कभी पूछेगा तो बता देना, UAMU होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो हम यहाँ पर थे, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है, 27 ग्राम के लगभग, ठीक है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट एटम, ठीक है। तो यदि एक की वैल्यू इतनी है तो 4 मोल की संख्या कितनी होगी, 4 मोल की, 4 से गुणा कर दो, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 108 ग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 96 का ऑप्शन नंबर बी 108 ग्राम। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे क्या पूछा है उसने, यह पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखिए किसी टाइम पर हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उनका कोई एक गोल्ड फिल्म का कोई एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, जो कि ये है गोल्ड फिल्म का, मतलब कि सोने की एक फॉइल थी, सोने की एक छोटी सी हल्की सी परत थी, सोने की परत, उस पर उन्होंने कुछ पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था, मतलब कि उनके साथ टकराए थे, कुछ पार्टिकल्स टकराए थे। तो ये पूछ रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट में जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की फॉइल के ऊपर कौन से पार्टिकल्स टकराए थे। आपका ऑप्शन ए है गामा पार्टिकल, ऑप्शन बी है बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा पार्टिकल्स। देखिए जो वो एक्सपेरिमेंट था वो रिलेटेड था हमारे न्यूक्लियस के ऊपर, कि हमारे न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, उससे रिलेटेड था। तो उन्होंने ये देखा, इस ऑप्शन का सही उत्तर है अल्फा। अल्फा जो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि जो गोल्ड पार्टिकल का जो एटम है, ये मान लीजिए कोई एटम है, गोल्ड पार्टिकल का नाभिक है, न्यूक्लियस है, यदि इस पे उन्होंने अल्फा का कोई एक पार्टिकल सीधा टकराया तो वो सीधा जिस दिशा से आया है वो उसी दिशा से वापस चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस पाथ को अल्फा के पार्टिकल ने फॉलो किया वो उसी पाथ से आया और उसी पाथ से वापस भी आ गया। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये पता था कि अल्फा पार्टिकल का ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर से उन्हें एक छोटा सा सिद्धांत आपको भी पता है, सभी को पता है, उनको भी किसी साइंटिस्ट ने जब किया होगा, वो उससे पहले का सिद्धांत था, वो उनको पता था कि भाई सेम चार्जेस जो हैं, एक ही तरह के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को परावर्तित करते हैं, ठीक है। और वहीं जो अलग अलग तरह के मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव जो है प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है जिस ट्रैक से आया था उसी ट्रैक से वापस भी चला गया। इसका मतलब कि हमारा जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उन्होंने यही बताया था कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्यों होता है। तो इसका असली रियल जो फैक्ट था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, इन्होंने इससे ये निकाला कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो इसी एक्सपेरिमेंट से पता लगा था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 98, 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या पूछा हमसे। ये पूछता, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच। यह प्रश्न हमसे पूछता है कि यदि हम एक आयताकार कॉपर की, आयताकार तांबे का आयताकार तार की एक कॉइल को एक निश्चित एक प्रकार से ईएमएफ इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है, तो वह एक बार बदलता है। एक बार बदलता है कब? ऑप्शन ए है 2 चक्कर में, 2 रेवोल्यूशन में, जब वो 2 बार घूम जाए। ऑप्शन बी है 1 चक्कर में, जब वह 1 बार घूम जाए। ऑप्शन सी है आधे चक्कर में, जब वो आधे बार घूम जाए। या ऑप्शन डी है 1/4 रेवोल्यूशन में, पूरे पूरे सर्कल में। देखिए ये जो यहां से अगर उसने स्टार्ट किया घूमना और पूरे के पूरे में घूमता है तो वो ये 1 रेवोल्यूशन होता है। ऑप्शन ए पूछ रहा है कि आपका 2 रेवोल्यूशन, यानी कि 2 बार ऐसे घूम गया। ऑप्शन बी है कि ये 1 बार ऐसे घूम गया। ऑप्शन सी है कि हाफ वो यहां से चला और यहां तक आया। ऑप्शन डी है कि 1/4 हो गया भाई, यहां से चला और यहां तक आया। तो देखिए इसका सही जवाब है हमारे पास क्या है, उसके अंदर जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, वो ये इस प्रकार का होगा कुछ। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, उसने पूछा है कि भाई चेंजेस वंस, एक बार कब बदलता है, यानी कि एक बार का मतलब यहां से यहां तक। वो पूरा बदलने के लिए समय टी लेगा। ठीक है, मान लीजिए टी समय के अंदर वो पूरा एक राउंड में यहां से यहां तक, एक चक्कर में यदि वो यहां से यहां तक घूमता है तो वो 2 बार अल्टरनेट पोलैरिटी पे आता है। एक बार पॉजिटिव आता है, एक बार नेगेटिव आता है। लेकिन उसने हमसे पूछा वंस, एक बार कब बदलेगा। इसका मतलब कि एक चक्कर में घूमने पर वह 2 बार बदलता है, तो इसका मतलब आधे चक्कर में ये क्या हो गया, ये T/2 हो गया। यानी कि ये आधे चक्कर में एक बार बदलेगा, यानी कि यहां से यहां के चक्कर में T/2 पर हाफ पोलैरिटी उसकी चेंज होगी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या हमसे अगले क्या पूछी गई है। प्रश्न संख्या 99 क्या पूछता है, नॉइज इज मेजर्ड इन विच यूनिट। शोर की इकाई क्या है, या शोर किस इकाई से नापा जाता है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है फेराडे, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है डेसिबल। उम्मीद करता हूं ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, आसान प्रश्न है काफी। ये आपने पढ़ा भी होगा 10वीं 11वीं में, और वैसे भी जनरली आप सुनते भी होंगे। अगर आपने कोई साइंस की वीडियो देखी हो डिस्कवरी पर तो आपको पता भी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डेसिबल। देखिए डेसिबल को हम नॉइज की सबसे छोटी इकाई बताते हैं, जो कि इसे मेजरमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, डीबी इसे इसके हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल में। ठीक है, और कभी हमसे एक प्रश्न और पूछ ले जा सकता है कि हियरेबल यानी कि सेफ रेंज क्या है हमारे कान की। हमारे कान जो हैं किस रेंज तक, कितने डीबी तक का शोर झेल सकते हैं। हमारे कान जो है कितने डीबी तक का शोर झेल सकते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी होती है वैसे तो 50 से 70 के आसपास होती है, 50 to 70 डीबी। ये रेंज हमारी सेफेस्ट रेंज है। इससे ऊपर फिर हमारे रेंज थोड़ी खतरनाक हो जाती है, फिर हमारे उस पर ईयर ड्रम पर इसका लोड पड़ने लगता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे प्रश्न संख्या 100, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्या पूछा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है रक्त के थक्के को जमाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन के। देखिए विटामिन के से रिलेटेड आपसे बहुत कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कई प्रकार के वो क्वेश्चन आपसे पूछता है।
इस प्रश्न के रिगार्डिंग मैं बता देता हूं कि देखिए, खून जब भी अगर किसी व्यक्ति के चोट लगती है तो उसके कटे हुए हिस्से से यहां से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे ब्लड के अंदर ही, हमारे खून के अंदर ही एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो कि इसको रोकने की कोशिश करता है, और ये इसे जाले से बना के इसको रोकने की कोशिश करता है। यह प्रॉपर्टी जो होती है उस प्रोटीन की, वो विटामिन के की वजह से होती है। यदि किसी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो यह प्रॉपर्टी उसके खून में कम होगी और उसका खून इतनी जल्दी नहीं रुकेगा, रक्त का स्राव इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, ये अक्सर एसएससी पूछता है। दैट डिजीज इन विच द ब्लड क्लॉटिंग ऑफ अ ह्यूमन इज वीक। कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का कम जमता है, तो उस ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, HAEMPHILIA, हीमोफीलिया। ये कई बार एसएससी पूछता है कि बताइए ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि रक्त का थक्का कम जमता है या ब्लड लीकेज कम नहीं होता, बंद नहीं होता, ब्लीडिंग बंद नहीं होती। ये वो बीमारी होती है हीमोफीलिया। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते। क्या पूछा है? प्रश्न की दर, श्वसन दर जो है 1 मिनट में कितनी हो जाती है? आपका ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। इस प्रश्न का सही उत्तर सी 25। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं ऐड कर देता हूं। जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 12 से लेके 15। हमारी नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होती है 12 से 15 पर मिनट होती है। ठीक है, वहीं अगर हम हैवी एक्सरसाइज लेते हैं तो हमारी हो जाती है लगभग 20 से 25 के आसपास ही बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी ठीक है इसमें। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 102, क्वेश्चन नंबर 102। हम देखिए हमसे क्या पूछा है। व्हाई इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेड? मानव के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी है हेप्टोग्लोबिन के कारण। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको भी पता है, और ये एक प्रकार का जनरल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता है। क्योंकि जब कभी हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होती है तो डॉक्टर हमसे कहता है कि आपके शरीर में खून की कमी है, चुकंदर खाइए। क्यों खाइए? चुकंदर आपके ब्लड की कमी को पूरा करता है। चुकंदर से आपके क्या है, होमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड जो है लाल होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 103, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्या पूछा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ओविपोरस एनिमल डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपोरस जानवर जो है वह नवजात को जन्म नहीं देते। ऑप्शन नंबर बी, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। प्रत्येक शुक्राणु जो है एकल कोशिका का होता है। ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर डी, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इन एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑप्शन नंबर डी आपसे कहता है अलैंगिक प्रजनन में निषेचन की आवश्यकता जरूरी है, निषेचन अधिक आवश्यक है। इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो स्टेटमेंट कही गई है, ये जो कथन कहा गया है, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, आधे रूप से सत्य है। कई ऐसे अलैंगिक प्रजनन होते हैं जिनमें हमें फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती और कईयों में जरूरत होती है। देखिए इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, आपके ऑप्शन दोबारा मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन ए जो है ये कह रहा है कि ओविपोरस एनिमल, ये वो जानवर होते हैं जो कि अंडे देते हैं, अपने बच्चों को अंडे के रूप में देते हैं, फिर ये अंडे को सेते हैं, फिर उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, ये यंग वंस को नहीं देते। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लेकिन उसने हमसे इनकरेक्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। प्रत्येक शुक्राणु जो है एकल
कोशिका का होता है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजर टेक प्लेस इन अ फ्रॉग, मेंढकों में बाह्य निषेचन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, वे शरीर के ऊपर अंडे देते हैं। चलिए इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 104 हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एराइज ऑफ मायोपिया, मायोपिया उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। ऑप्शन ए है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। ऑप्शन बी है आपका आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, ऑप्शन बी है आपका आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, नेत्र बॉल का बहुत छोटा हो जाना। ऑप्शन सी है आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, आई लेंस के नेत्र लेंस की फोकल लेंथ का बढ़ना। ऑप्शन डी है लैक ऑफ स्लीप, नींद कम आना। इस देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इस प्रश्न से रिलेटेड देखिए पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि एसएससी जो है हमसे लगातार आई के ऊपर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जा रहा है। आई से रिलेटेड कोई भी बीमारी है हमारे पास, कई प्रकार की बीमारी होती है, हमने पीछे पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि हाइपरमेट्रिया का दूसरा नाम क्या है। हाइपरमेट्रोपिया आपका होता है, क्या होता है हाइपरमेट्रिया मतलब दूर दृष्टिता, यानी कि फार साइटेडनेस, उसको दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। और तो वो आपसे पूछता है कि बताइए फार साइटेडनेस का कारण क्या होता है। उसका हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा आई लेंस होता है, ये वाला जो ऑप्शन है आई लेंस की फोकल लेंथ हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। वहीं आपसे आज उसने फिर पूछ लिया मायोपिया का कारण बताइए। मायोपिया होता है निकट दृष्टिता दोष, यानी कि पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। इस प्रश्न में इसका कारण क्या होता है, हमारी जो आई लेंस होती है, नेत्र का जो आंख का जो लेंस होता है उसकी वक्रता गोलाई जो है उसकी ये बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 105, क्वेश्चन नंबर 105 105 देखिए क्या पूछता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइज वेरी स्लोली इन कंपेयर टू अदर्स, निम्न में से कौन सा सबसे धीमी गति से गुणा होता है। दोबारा सुनिए, निम्न में से कौन सा सबसे धीमी गति से गुणा होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस विषाणु, ऑप्शन सी फंगी कवक, ऑप्शन डी वर्म कीड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वर्म कीड़े। कीड़े जो हैं इन तीनों के कंपैरिजन में, इन तीनों के अगर हम कंपेयर करें इन तीनों से तो बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। और अगर इसमें पूछता कि हमसे सबसे हाईएस्ट स्पीड से कौन सा मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि आपके सामने अभी करंट एग्जांपल है कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलता है, सबसे अधिक मल्टीप्लाई होने की जो स्पीड है वो वायरस की होती है इन सभी में। वायरस के बाद फिर जीवाणु की होती है, फिर जीवाणु के बाद फिर ये फंगी की होती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या पूछता है ये। क्वेश्चन नंबर 106 हमसे पूछता है व्हाई ताजमहल इज सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर, ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त क्यों है। आपका ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन डी है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के कारण उसे हम कह देते हैं मार्बल कैंसर से, क्योंकि उसका कलर जो है फेड पड़ रहा है, लगभग कुछ हरा या पीले से रिलेटेड ग्रीन या ग्रीनिश येलो कलर उसका होता जा रहा है, क्योंकि उसे कुछ हम बोल रहे हैं, अगर उस भाषा में कहें तो मार्बल कैंसर हो रहा है। मार्बल कैंसर का कारण बताया सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए इसका हम थोड़ा सा इसमें एडिशन कर देते हैं। कई बार एसएससी हमसे पूछा है बताइए एसिड रेन क्या है, एसिड रेन क्या है। तो ये मार्बल कैंसर होने का एकमात्र कारण है एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है वो हम सब ये भी पूछ लेते हैं, बताइए एसिड रेन क्या है। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन के अंदर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इन दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि अगर हमारे आसपास का पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाए, उस पोल्यूशन से हमारी जो एनवायरनमेंट है और वर्षा के जल में SO2 NO2 की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो वर्षा के जल के साथ हमारे ताजमहल के ऊपर गिरता है और उसे मार्बल कैंसर दे देता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 हमसे क्या पूछा है, कैंसर ट्रीटमेंट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस, निम्न में से कौन सी शाही गैस
दोबारा सुनिए, निम्न में से कौन सी शाही गैस का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी क्रिप्टन, ऑप्शन डी नियोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रेडॉन। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 108, क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्या पूछता है हमसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम? हमारे इकोसिस्टम में कितने प्रकार के हमारे इकोसिस्टम में कितने प्रकार के पिरामिड्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। 3 प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। पहला होता है नंबर इकोसिस्टम, ठीक है, पहला है नंबर इकोसिस्टम। दूसरा है बायोमास इकोसिस्टम, सॉरी बायोमास पिरामिड। पहला है नंबर पिरामिड, दूसरा है बायोमास पिरामिड, फिर तीसरा है एनर्जी पिरामिड। लगातार एसएससी आपसे पिछले प्रश्नों में भी उन्होंने पूछा है पिरामिड्स, इकोसिस्टम के रिलेटेड पिरामिड्स के संदर्भ में क्वेश्चन वो ज्यादा पूछ रहा है, छोटे मोटे ही पूछ रहा है बट वो पूछ रहा है। इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ के जाना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे प्रश्न संख्या 109 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट ही आस्क्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ? निश्चित संपत्ति पर डेप्रिसिएशन, निश्चित संपत्ति का मूल्यह्रास किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी कैपिटल गेन, ऑप्शन डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए इन प्रश्नों को मैं दोबारा इनके ऑप्शंस को आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हमसे पूछता है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट एन एग्जांपल ऑफ, निश्चित संपत्ति का मूल्यह्रास किस प्रकार का एक नमूना है, किस प्रकार का एग्जाम्पल है? आपका ऑप्शन ए है डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मतलब स्थगित व्यय, ऑप्शन बी है कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी व्यय, ऑप्शन सी है कैपिटल गेन पूंजी लाभ, ऑप्शन डी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूंजी लाभ। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या 110 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 110 हमसे क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट परमिशिबल अंडर द मुद्रा योजना? मोदी जी की मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम लोन जो है स्कीम में आप कितना का ले सकते हैं, कितने रुपए का अधिकतम लोन आपको प्रदान किया जा सकता है, या इसमें दी जाने वाली अधिकतम राशि कितने अमाउंट की होती है, कितने की होती है? ऑप्शन ए है 50,000, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी है 5 लाख, ऑप्शन डी है 10 लाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। वो कैसे, देखिए इसमें थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, वो इसी से रिलेटेड और भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, पूछा भी है उसने। इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, 1 2 3। पहला होता है शिशु लोन, पहला है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन और तीसरा है तरुण लोन। इन तीनों लोन्स में पहला जो लोन होता है शिशु लोन की जो रेंज होती है, जो पैसे जो मिल सकते हैं इसमें आपको 50,000 होते हैं। शिशु लोन में मात्र आपको 50,000 तक का ही लोन ऋण दिया जा सकता है। वहीं जो आपका किशोर लोन होता है, किशोर लोन जो होता है किशोर में, इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन आपको दिया जाता है। 50,000 से 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, ठीक है। वहीं आपका तीसरे प्रकार का है तरुण लोन। तरुण लोन में आपका लिमिट जो होती है वो 5 लाख से लेके 10 लाख की होती है, आपको 5 से 10 के बीच में इसको दिया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 111 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 111 हमसे क्या पूछा है, एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम रहा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। यहां का लिंगानुपात सबसे कम रहा है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 हमसे क्या पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड?
निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा, निम्न में से किस देश से देखिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 हमसे क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड? निम्न में से किस देश से न्यायिक समीक्षा उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए। इसमें थोड़ी सी मैं आपकी जानकारी ऐड कर दूं कि हमारे देश ने, भारत देश ने यूएसए से कई प्रकार की चीजें ली हैं अपने संविधान को बनाने के लिए, जिसमें हमारा जो लिखित संविधान है वो हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, और इस लिखित संविधान की प्रीएम्बल प्रस्तावना भी हमने यूएसए से ली है, ये भी हमने यहीं से लिया है। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पद भी यहीं से लिया है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी हमने यहीं से लिया है। इसके विषय में भी हमें यहीं से जानकारी मिली है। ये सब जो चीजें हैं हमसे पूछ लेता है कई बार, बताइए कि किस देश से हमने क्या लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू भी हमने इसी देश से लिया है और बाकी की और चीजें भी हमने इसी कंट्री से ली है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 हमसे देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 113 हमसे पूछता है, विच काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द फॉर्मिंग ऑफ ए न्यू स्टेट? हमसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से किस प्रकार की, हमसे पूछ रहा है निम्न में से किस प्रकार का बहुमत की आवश्यकता होती है यदि हमें अपने संविधान के अंदर किसी प्रकार का बदलाव करना है रिलेटेड टू द न्यू स्टेट फॉर्मेशन। यदि आप एक नया राज्य बनवाना चाहते हैं, नए राज्य का गठन करना चाहते हैं, तो बताइए किस प्रकार की बहुमत का आपको जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन ए है सिंपल, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 2/3 प्लस रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ ऑल स्टेट। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, साधारण। इसका मतलब 51%, 51% जो वोट मिल जाएंगे तो नया स्टेट फॉर्म हो जाएगा। बाकी 2/3 3/4 इन सब का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर आपका 51% बहुमत मिल जाएगा तो आपका नया स्टेट बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 114 हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 114 हमसे पूछता है, विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर? निम्न में से भारत सरकार का कौन सा ऐसा अधिकारी है जो कि हमारी संसद भवन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, बजाय कि वह हमारी संसद भवन का एक सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है, मैं आपको एक बार हिंदी में रिपीट कर देता हूं, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी है आपका नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा एजीआई। एजीआई जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, संसद के मेंबर होते हैं। एजीआई जो है इनमें से किसी के मेंबर नहीं होते, ये अपॉइंट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट की अनुमति पे। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछता है, ये प्रश्न आपसे पूछता है कि एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, सर्विस टाइम, वो कितने समय का होता है, वो कितने समय तक रह सकता है? ये डिपेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 115 हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 115 ये हमसे पूछता है, द टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द गौतम बुद्ध लाइफ? गौतम बुद्ध भगवान की जीवन में किस संदर्भ से स्तूप शब्द का संबंध है? दोबारा रिपीट करते हैं इस प्रश्न को, स्तूप शब्द का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन में किस इवेंट से संबंध है? ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी फर्स्ट सेरेमन, ऑप्शन सी बर्थ, ऑप्शन डी रिनोसिएशन। मैं आपके इनके ऑप्शंस को दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी है आपका फर्स्ट सरमन, प्रथम आदेश, ऑप्शन सी बर्थ जन्म, और ऑप्शन डी अस्वीकारना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डेथ। सांची का स्तूप का जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध है वह मृत्यु से संबंधित है। चलिए, और इसमें थोड़ी सी हम ऐड कर देते हैं, हमने पिछले लेक्चर में इससे थोड़ा रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था सांची के स्तूप से विषय में, वो अवश्य किसी न किसी रूप में आपसे वो पूछेगा प्रश्न। पहला पूछता है भाई सांची का स्तूप है कहां। हमने पिछले क्लास में देखा ये एमपी में है, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के रायसेन, ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अब वो हमसे पूछ सकता है ये किसने बनवाया था, ये अशोका सम्राट ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, अशोका दी ग्रेट, जिन्हें कहते हैं महान अशोक, अशोका दी ग्रेट भी कहते हैं। ठीक है, ये अशोक ने, महान अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था, ये 3री शताब्दी में बनवाया था, 3rd सेंचुरी में। ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है वो आपसे, कब बनवाया था, ये 3rd सेंचुरी में बनवाया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 116, क्वेश्चन नंबर 116। ये हमसे क्या पूछता है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे। ऑप्शन ए पुरुगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे बार बार पूछता है एसएससी, और मैं खासकर बता दूं आपसे, 2 वंश तो छोड़ना ही नहीं है उसे, 2 वंश तो आप लिखित में मेरे से ले लीजिए। 2 वंश से आपका वो कभी क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं है, आपके कई नंबर्स, कम से कम 3 नंबर 4 नंबर अवश्य पूछेगा। एक तो है ये गुप्त वंश और दूसरा है मौर्य वंश। इन 2 वंश से वो आपका कोई ना कोई नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 4 प्रश्न मैं आपको यही बता देता हूं। अभी इसने पूछा है कि अंतिम शासक कौन थे गुप्त वंश के, इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। फिर वो यही पूछ लेगा प्रथम शासक बताओ कौन थे, आपसे पूछेगा प्रथम शासक बताओ कौन थे, तो इसके प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है जो कि गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, वहीं आपसे मौर्य वंश से भी पूछता है, मौर्य वंश से पूछेगा बताइए प्रथम शासक कौन थे, फर्स्ट रूलर कौन था मौर्य वंश का, वो तो आप सभी जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीजी मौर्य। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 117 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 117 हमसे क्या पूछता है, वेयर वॉज गुरु गोविंद सिंह एजुकेटेड एंड लर्न पर्शियन। बताइए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शिक्षा कहां पूरी की, शिक्षा और पारसी भाषा कहां सीखी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब। इस प्रश्न का सही उत्तर है आनंदपुर साहिब। मैं थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर देता हूं। देखिए जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि हमारे खालसा पंथ के एक गुरु थे, उनका जो जन्म है वो पटना में हुआ था। ठीक है, जो कि बिहार में है, पटना में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन उनकी जो एजुकेशन वगैरह है वो आनंदपुर साहिब। अब ये आनंदपुर साहिब कहां है, ये पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए या रूपनगर डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं इसको, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट या रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, यहां पर आनंदपुर साहिब है और यहां पर इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 118, प्रश्न संख्या 118 क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रीकर्सर कौन थे। प्रीकर्सर का एक्चुअली हिंदी मुझे भी नहीं पता क्या है, बट मैं क्वेश्चन आपको वैसे ही करा रहा हूं। इस प्रश्न के ऑप्शन ए है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल यूनियन, ऑप्शन डी इंडियन लीग। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडियन लीग। देखिए जिस चीज का मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा, और जिसका नहीं पता, जो आपका एज इट इज आंसर दिया है, मैं उसका आंसर आपको एज इट इज आंसर ही टिक कराऊंगा, उसमें मैं अपने कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 119 हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 119 हमसे पूछा गया है, ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल टाइम वॉज द एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन ब्रिटिश स्टेट डन। बताइए कौन से बताइए कि ब्रिटिश स्टेट
अंग्रेजों के काल में कौन से गवर्नर जनरल के समय में सिंध प्रांत का गबन हुआ था या सिंध प्रांत के ऊपर राज्यारोहण हुआ था सिंध प्रांत का? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड चैमफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलनबर्ग, ऑप्शन डी है लॉर्ड हास्टिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड एलनबर्ग। यह बात है 1843 की, 1843 की। 1843 में सिंध प्रांत को भारत में मिलाया गया या ब्रिटिश सरकार के इस गवर्नर जनरल ने सिंध प्रांत को भारत में शामिल किया, ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया। वहीं हमने देखिए एसएससी, मैं बता रहा हूं एसएससी आपसे गवर्नर जनरल या रिलेटेड टू जनरल से भी आपसे कई सवाल पूछता है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में पूछा था, और महत्वपूर्ण इवेंट्स भी जरूर पूछता है। पीछे हमारा एक प्रश्न था कि मुस्लिम जो एक आंदोलन हुआ था, कौन सा, वो मुसलमान वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में किया था, मुसलमान भाई बंधुओं ने जो कराया था 1919 से 1924 तक चला था, जो कि वो किसके समय में हुआ था? वो लॉर्ड चैमफोर्ड के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा गया प्रश्न संख्या 120। देखिए क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 120 हमसे पूछता है व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाला दूसरे स्थान पर सबसे पाया जाने वाला एलिमेंट तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिलिकॉन। तो चलिए आज इस सेशन का अंत करते हैं। आज की क्लास का यहीं एंड होता है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ वाली घंटी के आइकन को, बेल आइकन को प्लीज प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो उस घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।